नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली पीसीएस पर। आज देखिए 14 जून है और आज हम देखेंगे आज के आर्टिकल क्या क्या इंपॉर्टेंट हैं। तो ये यहाँ 5 से 6 आर्टिकल आज आपको फिर मिलने वाले हैं और आज इकोनॉमिक्स से ज़्यादा संबंधित हैं आर्टिकल जितने हैं। तो पेपर थर्ड में आपके ये यूज़ आएंगे, सारे पॉइंट आपके पेपर थर्ड के लिए महत्वपूर्ण हैं, तो मिस मत करना इसको, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ठीक है, तो पहले देख लीजिए, क्रैश कोर्स जिन्हें ज्वाइन करना है वो कर सकते हैं, है ना। क्रैश कोर्स है, पेपर 5 और 6 की आंसर राइटिंग है, तो आप जिनको ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं और जल्दी ही आपको सॉल्यूशन लेके आया जा रहा है पुराने पेपर्स का आपके लिए, और बहुत ही ऑथेंटिक सॉल्यूशन रहेगा जो आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलता इन चीज़ों के लिए। ठीक है, तो क्रैश कोर्स जो ज्वाइन करना है वो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8527434727 पे। तो जो भी चाहिए आपको, नोट्स सारे चाहिए और ये आपके क्रैश कोर्स पेपर 5-6 की आंसर राइटिंग, तो इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, इसमें पहला आर्टिकल है आपका 2034 तक 9 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था हो सकती है भारतीय इकोनॉमी जो है 2034 तक कितना बताया गया है, अजम्पशन है इसका मॉर्गन स्टैनली के अनुसार है, ये रिपोर्ट है मॉर्गन स्टैनली की, उसके अनुसार ये बोला गया है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है। पहला इसमें देखिए, आर्थिक वृद्धि की भविष्यवाणी की है इसने मॉर्गन स्टैनली के अनुसार 2034 तक भारतीय अर्थव्यवस्था 9 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है। उदाहरण देखिए, भारत की वर्तमान जीडीपी लगभग कितनी है, तो ये है 3.5 ट्रिलियन की डॉलर की इकोनॉमी है वर्तमान में, जो अगले दशक में 3 गुना हो सकती है। तो ये भविष्यवाणी की है स्टैनली ने, जो मॉर्गन स्टैनली रिपोर्ट है। वैश्विक विकास में भारत की भूमिका, अगले दशक में वैश्विक विकास में भारत का 20% हिस्सा होने की संभावना है। उदाहरण देखिए, इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था की तेजी से वृद्धि और वैश्विक विकास में योगदान ये बताता है सर। आगे देखते हैं, पॉइंट नंबर 3 है सेवाओं का योगदान क्या है। तो सेवाओं का क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, विशेष रूप से आईटी और वित्तीय सेवाएं। तो ये भविष्यवाणी है, आप ये जो आंसर लिखेंगे उसमें ये काफ़ी उपयोगी होगी। उदाहरण देखिए, जैसे भारतीय आईटी सेक्टर और वित्तीय सेवाओं की वैश्विक प्रतिष्ठा बढ़ रही है, तो इनका रोल भी बढ़ने वाला है। चौथा पॉइंट है उद्योग और वैश्विक निर्माण। उद्योग और विनिर्माण जो है, ये क्षेत्र में भी वृद्धि होने की संभावना है, जिससे रोजगार और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। उदाहरण देखिए, जैसे मेक इन इंडिया और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो है आपकी, पीएलआई स्कीम जो बोली जाती है, इनका काफ़ी योगदान, इनका अहम रोल इन्होंने निभाया है और यही आगे देखा जा रहा है, ये संभावना व्यक्त की जा रही है इससे। पॉइंट 5 है ये खपत और निवेश। तो घरेलू खपत और निवेश भारतीय अर्थव्यवस्था की दृष्टि से महत्वपूर्ण कारक होंगे ये। उदाहरण देखिए, बढ़ती मध्यम वर्ग की खपत और विदेशी निवेश में वृद्धि। टेक्नोलॉजी और डिजिटलीकरण में क्या है कि इसका भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि में योगदान काफ़ी अच्छा है। डिजिटल इंडिया और तकनीकी पहल इसमें उपयोगी साबित हो रहे हैं। सरकारी नीतियों और सुधार, सरकार द्वारा किए गए सुधार और नीतियाँ भी इसमें सहायक सिद्ध होंगे। उदाहरण देखिए, जैसे जीएसटी सुधार है, कृषि और श्रम संबंधी जो सुधार हैं, जो लेबर कानून आए थे, श्रम संबंधी कानून, तो वो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। 8वां देखिए, वित्तीय समावेशन। वित्तीय समावेशन के प्रयासों से आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा, जैसे जनधन योजना है, डिजिटल भुगतान प्रणाली है। अगला पॉइंट है सतत विकास। आर्थिक वृद्धि के साथ सतत विकास की भी आवश्यकता होगी। उदाहरण देखिए, हरित ऊर्जा और पर्यावरणीय नीतियाँ इसमें डाल सकते हैं आप। 10वां पॉइंट है वैश्विक आर्थिक परिदृश्य। क्या रहेगा, भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि वैश्विक आर्थिक परिदृश्य पर भी सकारात्मक प्रभाव डालेगी। उदाहरण वैश्विक व्यापार में भारतीय भूमिका और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ये दिखाता है। आगे चलते हैं, आगे आपका जो अगला है आपका सेकंड नंबर आर्टिकल है, तो ये था पहला, एशिया प्रशांत में सबसे तेज बढ़ने वाली आर्थिकी बनेगी कौन, बना रहेगा भारत। इसमें पॉइंट क्या है, 2024 में तेज आर्थिक वृद्धि के अनुमान है। भारत 2024 में एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनने की संभावना है 2024 में। उदाहरण देखिए, एनएसओ का है, नेशनल टेस्टिंग और नेशनल स्टैटिकल ऑफिस की रिपोर्ट है, उसके अनुसार 2024 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 7.7 रहने की उम्मीद है। नीतियों और सुधारों का प्रभाव, इनका सकारात्मक प्रभाव अर्थव्यवस्था पे पड़ रहा है, जैसे हम देख ही चुके हैं, जीएसटी सुधार और कृषि और श्रम संबंधी सुधार जो है। वित्तीय समावेशन में बोला ही गया कि इस आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल रहा है इससे वित्तीय समावेशन में, ये हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं। जनधन योजना, डिजिटल भुगतान प्रणाली, विदेशी निवेश में वृद्धि हो रही है, इससे आर्थिक विकास को समर्थन मिल रहा है। 2023 में एफडीआई का स्तर $70 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया था ये। और सेवाओं और विनिर्माण का योगदान, ये भी इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है, जैसे आईटी सेवाएं और विनिर्माण क्षेत्र की निरंतर वृद्धि हो रही है। तो ये सेमी पॉइंट थे फर्स्ट और सेकंड के ये आर्टिकल के ज़्यादातर, क्योंकि एक दूसरे से लिंक हैं ये दोनों। ठीक है, तो देख सकते हैं ये वाला। अगला, ये खपत और मांग में वृद्धि होगी, तो घरेलू खपत और मांग में वृद्धि के कारण तो होगा ही आर्थिक विकास। उदाहरण बढ़ती मध्यम वर्ग की खपत। भविष्यवाणी, भविष्य की चुनौतियाँ और संभावनाएं। आर्थिक वृद्धि को बनाए रखने के लिए सरकार को भविष्य की चुनौतियों का सामना करना होगा, संभावनाओं का लाभ उठाना होगा। सतत विकास और जलवायु परिवर्तन जैसे चुनौतियाँ सामने आएंगी। आगे देखते हैं, ये आपका प्रश्न है, यूपीपीसीएस मेंस के दृष्टिकोण से आप इसे लिख सकते हैं। आगे देखिए, अगला आर्टिकल है, ये आप इमेज देखिए, लेगुन पद्धति से तैयार सरोवर पानी उपलब्ध कराने संग शोधित भी करेगा ये। तो ये जल संकट के लिए कभी भी आए आपसे, तो इस उदाहरण को आप कोट करिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा ये।
जल संकट से संबंधित लेगुन पद्धति। तो देखते हैं इसमें लेगुन पद्धति से सरोवर पानी उपलब्ध कराने से शोधित भी करेगा। लेगुन पद्धति का परिचय देख लीजिए। परिचय में इसका उपयोग जल संरक्षण और शोधित पानी उपलब्ध कराने के लिए किया जा रहा है। यह पद्धति प्राकृतिक और सरल तरीके से जल को साफ और संरक्षित करती है। ये उदाहरण में आपके बहुत इंपॉर्टेंट आएगा। जैसे ये उदाहरण है, आप इन उदाहरणों को नोट डाउन करके रखिए, जो भी नोट्स बना रहे हैं काफ़ी उपयोगी साबित होंगे ये। जैसे उदाहरण जबलपुर के बझर्राजी गाँव है, ये ग्राम पंचायत है, वहाँ 50 वर्ष पुराने जल संरचना को पुनर्जीवित किया गया जबलपुर में। आगे देखते हैं जल संरक्षण और पुनर्जीवन। इस पद्धति के माध्यम से पुराने जल स्रोतों को पुनर्जीवित किया जा रहा है, जिससे जल की उपलब्धता में वृद्धि हो रही है। उदाहरण देखिए, ग्राम पंचायतों में पुरानी जल संरचना को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है। मछली पालन और सिंघाड़ा उत्पादन। मुख्य जल स्रोतों में मछली पालन और सिंघाड़ा उत्पादन के भी विकल्प उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे स्थानीय आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। उदाहरण देखिए इसका, जल स्रोतों में मछली पालन और सिंघाड़ा उत्पादन की व्यवस्था तो वो सेम ही है इसका, है ना, बना सकते हैं। पानी शोधित करने की प्रक्रिया। लेगुन पद्धति के माध्यम से पानी को 3 चरणों में साफ किया जाता है, जिससे पानी पीने के योग्य और उपयोगी हो जाता है। पानी को साफ करने के 3 चरणों की प्रक्रिया ये याद रखिए। अलग से आपका पॉइंट निकाल दिया, तो इसको हटाइए उदाहरण को। 5वां पॉइंट है पर्यावरण संरक्षण। इस पद्धति का उपयोग इसके लिए भी, पर्यावरण संरक्षण के लिए भी किया जा रहा है, जिससे जल स्रोतों का संरक्षण और पुनर्जीवन संभव होगा। पर्यावरण संरक्षण के लिए लेगुन पद्धति का उपयोग इसके लिए हो रहा है। सरकारी और सामुदायिक सहयोग यहाँ मिल रहा है काफ़ी, है ना, ये भूमिका महत्वपूर्ण निभा रहा है। जैसे ग्राम पंचायत है, स्थानीय प्रशासन का सहयोग, सतत विकास के प्रयास भी हो रहा है इसमें लेगुन पद्धति के माध्यम से, और जिससे जल की उपलब्धता और गुणवत्ता दोनों में सुधार होगा। सतत विकास के लिए ये पद्धति देख सकते हैं। आगे देखते हैं इसी में जल संकट का समाधान हो सकता है इस पद्धति के माध्यम से, लेगुन पद्धति के। ये प्रश्न है, आप इसको लिख सकते हैं। तो इसमें केवल एक उदाहरण इंपॉर्टेंट था, और ये पॉइंट है कि लेगुन पद्धति है, इसके क्या क्या यूज़ हो सकते हैं और ये कहाँ पे है, उदाहरण आपके अच्छे मिल गए इसमें। आगे देखिए, बाल विवाह रोकने के लिए असम सरकार लड़कियों को देगी वजीफा। तो ये भी एक एग्जाम्पल है आपका, उदाहरण ही है, और कुछ पॉइंट ऐसे बन जाएंगे जो आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं। तो इसे कहीं भी अगर बाल विवाह रोकने का आए तो असम सरकार के प्रयास को आप दिखा सकते हैं। जैसे योजना की घोषणा की है असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा ने घोषणा की है ये इस उद्देश्य के लिए। उदाहरण देखिए, योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य लड़कियों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है। लाभार्थियों की संख्या, इसमें अगले 5 वर्षों में 11वीं कक्षा से स्नातकोत्तर तक 10 लाख लड़कियों को लाभ मिलेगा। इसमें योजना के लिए 1500 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। विवाहित लड़कियों के लिए अपवाद, योजना का लाभ केवल अविवाहित लड़कियों को मिलेगा। तो इससे ये नकारात्मक भी प्रभाव आप बता सकते हैं इसको, कि लड़कियों को पीजी वगैरह पाठ्यक्रमों में शामिल हो चुके हैं, वे योजना का लाभ उठा सकती हैं। क्या पॉइंट देख लेते हैं, केवल वे विवाहित लड़कियां जो पीजी वगैरह में, पीजी जो पाठ्यक्रम होता है उसमें शामिल हो चुकी हैं, वही लाभ मिलेगा उन्हें जो विवाहित हैं। वो विवाहित लड़कियों को सामान्यतः ये लाभ सामान्यतः नहीं मिलेगा, लेकिन जो पीजी में है उनको मिलेगा। आर्थिक स्वावलंबन का उद्देश्य, लड़कियों को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाना और उनके परिवार को आत्मनिर्भर होने के लिए, है ना, ये सब यही है। नामांकन वृद्धि, इससे नामांकन में वृद्धि भी होगी, क्योंकि हर महीने लड़कियों को 1000 रुपये, और डिग्री करने वाली लड़की को 1250 रुपये, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले को 2500 रुपये। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आप ये प्रयास दिखा सकते हैं। उदाहरण ही आपके लिए इसमें खास इंपॉर्टेंट है, शिक्षा पर इससे जोर देना है, ये आपका क्वेश्चन है। तो ये खास इतना नहीं है, बस एग्जाम्पल इसका इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, स्मार्ट सिटी मिशन पर फैसला करेंगे मनोहर लाल खट्टर। इससे देखिए, स्मार्ट सिटी मिशन का कार्यकाल, इसका जो टर्म था वो खत्म होने वाला है, तो इसी से संबंधित है। इसमें ये उदाहरण ये डाल सकते हैं, ज़्यादातर आप जितना पढ़ते हैं ना मेंस में, जो आप पॉइंट डालते हैं कि सरकार की जो परियोजनाएं लेट होती हैं उनका क्या इंपैक्ट होता है, तो यहाँ इस उदाहरण को कोट कर सकते हैं कि 400 परियोजनाएं लक्ष्य से पिछड़ी हुई हैं, अभी जो लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाई हैं, 400 ऐसी परियोजनाएं। तो इसको लक्ष्य को डाल सकते हैं केंद्र सरकार की, तो इनका इंपैक्ट क्या होगा कि भविष्य में उनकी जो लागत है उसमें वृद्धि हो जाती है ना। ये चीज़ें जो पॉइंट डालते हैं उदाहरण में, ये आप कोट कर सकते हैं। और स्मार्ट सिटी मिशन पे देखते हैं इसमें क्या क्या है। स्मार्ट सिटी मिशन का अवलोकन, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने ये मिशन पर निर्णय लेने के लिए बैठक बुलाई थी, तो ये सब हटाइए। हाँ, ये देख लीजिए, 2015 से संचालित है, ये योजना शुरू की गई थी और जून 2024 में समाप्त हो रही है। ये नए मिशन की आवश्यकता है वर्तमान में, जो स्मार्ट सिटी मिशन की समाप्ति के बाद नए उद्देश्यों और विस्तार के साथ नया मिशन शुरू किया जा सकता है। नई तकनीकों के साथ व्यापक योजना की आवश्यकता होगी। परियोजनाओं की स्थिति क्या है, स्मार्ट सिटी मिशन के तहत अब तक कुल कितने 8017 परियोजनाएं संचालित की गई हैं, जिनमें से लगभग 400 परियोजनाएं अभी भी अधूरी पड़ी हैं। उदाहरण देखिए, 35 शहर समय सीमा से बार बार चूक रहे हैं। वित्तीय निवेश मिशन के तहत कुल 22,000 करोड़ रुपए की लागत से परियोजनाएं संचालित की गई हैं। इन्वेस्टमेंट के बावजूद कई परियोजनाएं अभी अधूरी भी पड़ी हैं। इनमें समस्याएं और चुनौतियां क्या हैं, मिशन के दौरान कई समस्याएं चुनौतियां सामने आई हैं। प्रमुख समस्याएं शहरों की तैयारी और कार्यान्वयन में देरी है इसकी, शहरी क्षेत्र में विकास की धीमी गति, वित्तीय प्रबंधन की समस्याएं हैं। तो आपसे स्मार्ट सिटी मिशन देखिए, आपका पेपर 1 जो है आपका, उसमें ज्योग्राफी में आपका ये सीधा स्मार्ट सिटी मिशन में सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। स्मार्ट सिटी पे आता है आपका, और इस साल तो देखिए जून में कार्यकाल खत्म हो रहा है इसका, तो पूछा जा सकता है। संसदीय समिति की सिफारिश है, इसने क्या सिफारिशें की है,
कि मिशन में सुधार और विस्तार की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। अमृत योजना को भी शामिल करने की सिफारिश की गई है इसमें, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अमृत 2.0 नए मिशन के तहत अमृत योजना के विस्तार और सुधार के साथ नए उद्देश्यों को शामिल किया जा सकता है। 500 शहरों में शहरी सेवाओं का उन्नयन करना इसका उद्देश्य है। नए प्रोजेक्ट्स, नई योजना के तहत शहरी सेवाओं और बुनियादी ढांचे के सुधार के लिए नए प्रोजेक्ट पर भी विचार किया जा सकता है। उदाहरण देखिए, शहरी कनेक्टिविटी, सार्वजनिक परिवहन में सुधार। आगे देखते हैं, समय सीमा। नए मिशन के तहत समय सीमा का पालन, परियोजनाओं की समय पर पूर्णता सुनिश्चित करने के उपाय भी किए जाने चाहिए। 31 दिसंबर 2024 तक परियोजनाओं की समय सीमा निर्धारित करना, ये निर्धारित है। ये अब इनको किस तरीके से बढ़ाना है, ये है आगे। इस पर प्रश्न है आपका, ये देख लीजिए, ठीक है। आज कुछ इतने खास नहीं थे, लेकिन सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपके। ये देखिए, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक जारी हुआ है, तो इसमें भारत 2 स्थान पर चढ़ गया है, उसी से संबंधित है ये पूरा। तो इसमें मेंस से क्या क्या बन सकता है वो हम देख लेते हैं। क्या क्या है पॉइंट। वैश्विक रैंकिंग में गिरावट हुई है, भारत की रैंकिंग में 2 स्थान फिसल कर कितना आ गया, 129वें स्थान पर भारत आ गया है इसमें, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में। 146 देशों की सूची में 129वें स्थान पर भारत, जबकि आइसलैंड इसमें शीर्ष पे बना हुआ है। अब इसमें क्या है, अन्य देशों की स्थिति देख लेते हैं। शीर्ष 5 देशों में आइसलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड और न्यूजीलैंड, स्वीडन शामिल हैं इसमें। ब्रिटेन 14वां है, अमेरिका 43वें स्थान पे है। ये हटा दीजिए उदाहरण, या गलत फोटो में। राजनीतिक सशक्तिकरण। महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण में भारत ने वैश्विक स्तर पर 65वीं रैंक हासिल की है। पिछले 50 वर्षों में महिला पुरुष राष्ट्राध्यक्षों की संख्या में भारत 10वें स्थान पर है। तो इस वाले डेटा को आप जहाँ कहीं महिला सशक्तिकरण आए, आप उसको कोट कर सकते हैं, महिलाओं से संबंधित। तो राजनीतिक सशक्तिकरण में वैश्विक स्तर पर क्या रैंकिंग है भारत की, तो ये 65वीं है। इसको अलग से नोट कर लीजिए आप। और ये लैंगिक अंतराल सूचकांक, ये अलग से 129वीं रैंकिंग, और ये वाली 65वीं अलग से। तो ये कोट किया करिए इनको आंसर में अपने। उदाहरण देखिए, मंत्री पदों पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना है, 6.9%, और संसद में आपका 17.2% है ये। तो ये भी आपका डेटा है, इसको आप महिलाओं से संबंधित डेटा को नोट करते रहिए। आर्थिक भागीदारी और अवसर, क्योंकि नया डेटा है, देखिए ये अब रिपोर्ट जारी हुई है, नई है, तो और ये साल भर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। आर्थिक भागीदारी और अवसर। आर्थिक समानता स्कोर में भारत का प्रदर्शन पिछले वर्षों से बेहतर रहा है। आर्थिक समानता स्कोर में वृद्धि हुई है इससे। समाज में महिलाओं की स्थिति, तो महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है। लैंगिक समानता के विभिन्न पहलुओं पर भी ध्यान देना जरूरी है। वैश्विक लैंगिक अंतराल को पाटने की दर, दुनिया ने देखिए 68.5% लैंगिक अंतराल को पाट दिया है। कितना, 68.5, 68% लैंगिक अंतराल ये पाट चुका है। और लेकिन मौजूदा गति से पूर्ण लैंगिक समानता हासिल करने में अभी भी 134 वर्ष लग सकते हैं। कितने, 134 वर्ष। पिछले वर्ष में लैंगिक अंतराल में 0.1% का सुधार भी हुआ है। संविधान और संसद में महिला प्रतिनिधित्व, संसद और संवैधानिक पदों पर महिलाओं को प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए और कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। संसद में महिलाओं को कितना प्रतिनिधित्व, 17.2% है। समाज में सुधार की आवश्यकता है, जो समाज में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए और अधिक प्रभावी नीतियों और कार्यक्रमों की आवश्यकता है इसके लिए। अब इसमें देखिए उदाहरण, महिला शिक्षा पे ध्यान देना, स्वास्थ्य पे ध्यान देना, रोजगार में सुधार महिलाओं से संबंधित, तो इन पे जरूरी है यहाँ सुधार करने के लिए। तो ये प्रश्न है आपका, ये प्रश्न देख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं। हालांकि इसमें प्रश्न नहीं है आपका, बस इतना याद रखिए, ये जो डेटा है ना इसका, इस वाले का लैंगिक अंतराल वाले का, इसका आप डेटा नोट कर लीजिए मेंस के लिए, वो इंपॉर्टेंट होगा। और देखिए पीडीएफ क्या करेंगे आप, पीडीएफ के लिए ओनली पीसीएस टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, तो उस पर आपको पीडीएफ ये मिल जाएगी। तो आज इतना ही है, बाकी जिसको अच्छा लगे लाइक शेयर कर दीजिए, और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। इसमें इतना ही, थैंक यू।